आप सबका एक बार फिर से सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के साथ आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म या मासिक चक्र या आवर्त चक्र। हमारी बुक ने टर्म दिया है आवर्त चक्र। इंग्लिश की बुक में हम देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। सामान्य भाषा में हम मासिक धर्म या मासिक चक्र कहते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी, इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल, देयर शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नर और मादा दोनों में, पुरुष और स्त्रियों में जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है तो प्यूबर्टी के स्टेज से उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण उनमें तमाम तरह के बदलाव ले आते हैं, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव। और ये सारे बदलाव मूल रूप से जो है वो हार्मोनल कंट्रोल द्वारा नियंत्रित होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस रेफरेंस में आज हम बात करेंगे आवर्त चक्र की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ऊपर ये डायग्राम दिखा रहा है, हमारी बुक में दिया गया है। आवर्त चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरेखीय निरूपण, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हम करेंगे लेकिन अंत में। पहले हम देखते हैं कि क्या थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है एनसीईआरटी हमारा। कह रहा है कि मादा प्राइमेटों यानी बंदर, कपी और मनुष्य प्राइमेट्स की ये जो कैटेगरी है में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। हम लोगों ने लिखा है मासिक धर्म, लोकल लैंग्वेज में माहवारी भी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगिनिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन रजोधर्म की शुरुआत यवनारंभ प्यूबर्टी पर शुरू होती है। यहाँ से जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो फीमेल के केस में प्यूबर्टी का सबसे पहला साइन जो होता है, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो क्या होता है? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आवर्त चक्र का प्रारंभ हो जाना होता है। इज इट क्लियर? स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। ये रिपीटिंग साइकिल है। ये हम कंफर्म कर लें कि जिस तरह से एक सर्कुलर मूवमेंट है, एक अगर सर्कल का स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो इस तरह का हम सर्कल बना सकते हैं और बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सपोज दैट ये फर्स्ट है, पहला दिन है यहाँ से, तो ये घूमते घूमते फर्स्ट से लेकर 14 सामने आ जाएगा और 14, 15, 16, 17 होते होते ये 28 और 29 डेज, मोस्टली 28 है। इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसमें बदलाव हो सकता है। अलग अलग स्त्रियों में, अलग अलग बालिकाओं में इस समय अवधि में अंतर आ सकता है। लेकिन जब हमें लिखना होगा, किसी क्वेश्चन का आंसर करना होगा, तब हम उसे 28 डेज या 29 डेज ही कहेंगे। ये क्लियर है? तो ये साइक्लिक मूवमेंट है, साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट से, फिर 28 पर जाके ये समाप्त होगा और फिर नई साइकिल शुरू होगी इतने दिन के बाद से। क्या क्या स्टेजेज हैं उन सब की हम बात करेंगे। तो दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय व्यवस्था है। एक चक्र समाप्त होगा तो दूसरा चक्र शुरू होगा। इस क्या कर रहा है, ये साइक्लिक व्यवस्था है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, को आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये सारे जो प्रोसेस रिपीट होंगे ये सब क्या हुए?
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट्स होंगे। ये डिफरेंट स्टेजेस की हम लोग बात करेंगे भी। तो ये क्या होता है, कैसे क्या चेंजेज आते हैं? प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। हमको ये याद रखना है, अभी हम लोगों ने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन की बात पिछले वीडियोज में। तो अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में मूलभूत एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है कि जब एक बार के इजैकुलेशन में शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों में होती है, 20 से 30 करोड़ संख्या होती है शुक्राणुओं की, लेकिन एक मासिक चक्र में एक महीने में इन एवरेज ये हम मान लें कि एक महीना हो गया, 28 दिन का टाइम है। तो एक महीने में सामान्य तौर पर एक महिला, एक स्त्री के शरीर से सिर्फ एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, सिर्फ एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। ठीक है। आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाएं कुछ चित्र में दर्शाया गया है, उसकी बात हम लोग बात करेंगे। हाँ, यहाँ एक टर्म हम मिस कर रहे थे, रजोदर्शन, मेनार्क। जब प्यूबर्टी शुरू होगी, फीमेल के केस में प्यूबर्टी शुरू होगी, तो प्यूबर्टी जब शुरू होगी तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेनार्की बोलते हैं। मेनार्क, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र शुरू होगा, मासिक धर्म शुरू होगा, तो उसको मेनार्क कहते हैं। इसी के साथ एक और बात यहाँ कंफर्म कर दें कि ये टर्मिनेट होता है फीमेल के केस में। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ नहीं होती। मेल के केस में प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, लेकिन फीमेल में एक सर्टेन स्टेज तक ही होगा। जब प्यूबर्टी के दौरान मेल के केस में मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो थ्रू आउट लाइफ चलेगा ऑलमोस्ट, अगर वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो। लेकिन फीमेल के केस में ये मेनार्की शुरू हुई जो 12-13 साल की अवस्था में, अप्रॉक्सीमेट 50 के एज पर जाते जाते ये समाप्त हो जाती है। इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मेनोपॉज। ये मेनोपॉज की स्टेज आती है, तो ये हम अरे बुक में भी इसको रिपीट किया गया है, इसको देखते हैं। आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। फर्स्ट साइन क्या है मेंस्ट्रुएशन का, कि दैट इज लीड बाय द ब्लीडिंग। ये रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है, दैट इज द आवर्त प्रावस्था होती है। और ये इसकी सिम्टम क्या है, दैट इज द ब्लीडिंग, रक्तस्राव का होना। मादा के शरीर से रक्तस्राव होने लगता है स्पेशली, और वो रक्तस्राव डिस्चार्ज कहाँ से होगा, थ्रू द वजाइना। गर्भावस्था से इस रक्तस्राव का गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत, जिसको कि इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंडोमेट्रियम की हम लोग बात किए थे कि गर्भाशय की 3 लेयर होती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। तो एंडोमेट्रियम वॉल से उसकी ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होती है, डिजेनरेट होती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना होता है, जो एक तरल का रूप धारण कर लेती है, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। लिक्विड क्या होगा, तो ये ब्लड होगा और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु, मोचित माने रिलीज, जो
ओवरी से ओवम रिलीज हुआ निषेचित नहीं हुआ हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ओवम एक बार ओवरी से रिलीज हुआ तो रिलीज होने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब नेक्स्ट टाइम दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूसरा ओवम निकलेगा। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है फीमेल की बॉडी में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर दोबारा नहीं आता, एक महीने आया, सपोज दैट अभी हम एग्जाम्पल ले लें, किसी फीमेल के को मार्च में मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था और फिर अप्रैल में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा, नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में आया था, नवंबर में नहीं आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो सिम्टम क्या होगा कि दैट इज माइट बी प्रेग्नेंट, वो गर्भवती है, हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम चांसेस है। और भी रीजन है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, और कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। स्ट्रेस का हो जाना, बहुत ज़्यादा उसको सीवियर वीकनेस हो। मोस्टली एक बात हम फिर से तुम लोगों को बताना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल, इंडियन फीमेल, ह्यूमन का रहा, इंडियन फीमेल के केस में एनीमिया एक कॉमन डिसऑर्डर है। ब्लड में हीमोग्लोबिन का कम पाया जाना एक सामान्य बीमारी है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। निर्बल स्वास्थ्य, वीक हेल्थ। आवर्त प्रावस्था में, मेंस्ट्रुअल फेज में पुटकीय प्रावस्था शुरू होती है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज आवर्त प्रावस्था, आवर्त बोले तो मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, और दूसरा है पुटकीय प्रावस्था, ग्राफियन फेज आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर की प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह पूर्ण ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफेरेशन, उसकी संख्या बढ़ते जाना, साइज बढ़ना होना के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है, एंडोमेट्रियम फिर डेवलप होगा, रैप्चर हो गया। ये आवर्त प्रावस्था जब शुरू हुई तो आवर्त प्रावस्था कब शुरू हुई? ये अंतःस्तर डैमेज हो गया, डिजेनरेट हुआ था, अभी पढ़े नष्ट हो जाता है। अब जब ग्राफियन अवस्था, ये पुटकीय प्रावस्था शुरू होती है तो अंतःस्तर पुनः डेवलप हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय कि ये परिवर्तन, हार्मोनल कंट्रोल, हमने अभी बात की थी कि हार्मोनल कंट्रोल, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड तथा ओवैरियन हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। 4 चेंजेज होंगे, 4 जगह पर चेंजेज होंगे, इसको आप एक बार समझ लीजिए, फिर इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। ओवरी में चेंजेज होंगे, अंडाशय में चेंजेज होंगे, गर्भाशय में चेंजेज होंगे, यूटेरस में चेंजेज हुए, इसके साथ साथ हार्मोनल कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और चौथा ओवैरियन हार्मोन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। 4 एक्टिविटीज एक साथ होती हैं, तब जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आवर्त चक्र पूरा होता है। आते हैं पुटक प्रावस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, वही हार्मोन्स हैं जो मेल में थे, फीमेल में भी हार्मोन वही होंगे, लेकिन इनका रोल अलग अलग होगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह स्राव पुटक परिवर्तन, उसको मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस करते हैं, साथ साथ वर्धमान पुटक के द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। LH तथा FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। दोनों का सिक्रीशन जो है
मैक्सिमम कब हो जाता है? 14वें दिन होता है। और इसको एक टर्म दिया गया है, इसको LH सर्ज, मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। बहुत तेजी के साथ ये ऊपर बढ़ गया। किसी भी सिक्रीशन को, मान लो कोई सप्लाई है 100 ml हो रही है पर आवर, 1 ml हो रही है पर आवर, और 100 ml की जगह पर पता चला कि 1000 ml हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? सर्ज कहेंगे। अचानक बढ़ जाना, LH सर्ज। और LH सर्ज का टाइम क्या दिया है हमारी बुक ने? 14वें दिन। ठीक है, अधिकतम स्तर पर होता है 14वें दिन, ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये 14वें दिन पर सबसे ज्यादा है। LH सर्ज कहा जाता है, याद करिएगा, LH सर्ज, SURGE इंग्लिश में टर्म है। यह ग्राफिक ऊतक को फटने के लिए, अब जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफिक ऊतक ग्राफियन फॉलिकल है, उसको फटने के लिए प्रेरित करता है, उसको फाड़ता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाते हैं। मोचित होना, रिलीज हो जाते हैं, यानी अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन होता है। ये किसके इंपैक्ट से हुआ? ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ LH एंड FSH, स्पेशली दैट इज द LH। विशेष तौर पर LH का रोल है। ठीक है, अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था प्रारंभ होती है। पीत प्रावस्था कार्पस स्टेज, और इस कार्पस स्टेज में कार्पस ल्यूटियम बनता है। जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है वो कार्पस ल्यूटियम बनता है, और वह कार्पस ल्यूटियम रोल क्या परफॉर्म करता है? वो इंडोक्राइन ग्लैंड का रोल परफॉर्म करता है फीमेल में। ये हमको याद रखना है। मेल में ऐसा कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था कि जो कि इंडोक्राइन का रोल परफॉर्म कर रहा था। वहाँ पर डायरेक्टली टेस्टिस ही, वृषण ही इंडोक्राइन का रोल परफॉर्म करते रहे। लेकिन यहाँ पर फीमेल के केस में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ओव्यूलेशन होने के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि फॉलिकल का पार्ट है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल्स बने। ये ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और जब ये फटेगा तो उसके अंदर से ओवम निकलेगा, अंडाणु, और जो बचा हुआ छिलका वाला पार्ट है वो पार्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम को क्या कहते हैं? कहा गया कार्पस ल्यूटियम पिंड का रूप धारण करता है। यह पिंड भारी मात्रा में, अब देखो एक नया हार्मोन आ गया, प्रोजेस्टेरॉन, स्रावित करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना शुरू किया, और ये प्रोजेस्टेरॉन की हाई लेवल ये गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है कि इंडोमेट्रियम को, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को सफिशिएंट स्टेज मेंटेन करने में सपोर्ट करती है। इसको पैडी या स्पंजी लेयर मेंटेन रहेगा, जिससे कि अच्छे से इम्प्लांटेशन हो जाए। आगे उसकी बात होगी जब इम्प्लांटेशन की हम बात करेंगे, आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय का अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता, कंसीविंग, जब इम्प्लांट होगा इंडोमेट्रियम में न्यू फर्टिलाइज्ड जायगोट, तो उसके बाद कंसीविंग शुरू होगी, सगर्भता, इम्प्लांटेशन की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? गर्भाशय के अंतः स्तर का मेंटेन होना। और इस गर्भाशय के
अंतः स्तर को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन है। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? तो वो लगता है इस कार्पस ल्यूटियम से या पीत पिंड से वो डिस्चार्ज होता है। इसके आगे क्या है? सगर्भता के दौरान आवर्त चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। यानी कि जब कंसीविंग हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो इसके बाद ये सारे इवेंट्स जो है ये बंद हो जाते हैं। इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होगा, ब्लीडिंग नेक्स्ट साइकिल नहीं होगी। जब निषेचन नहीं होता है तब पीत पिंड में हास हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम वो भी डिजेनरेट हो जाएगा। और जब डिजेनरेट हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये अंतःस्तर का विखंडन हो जाएगा, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः शुरू हो जाती है। स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। ये कहानी अभी हम लोगों ने बात किया था कि मेनार्की होगा, रजोदर्शन हिंदी में शब्द दिया गया है, और रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द इसके लिए दिया है, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। यहाँ समझ लें हम कि रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच की जो साइकिल है, जो टाइम है, ये टाइम, इसका टाइम कुछ भी हो सकता है, 12-13 साल होगा लगभग। और ये हमारे एनसीईआरटी में कह रहा है 50 साल। तो ये लगभग कितना टाइम हो गया? 37 से 38 साल, 37 to 38, हाँ 37 to 38 years of life ए फीमेल रिमेन फर्टाइल, एक मादा एक स्त्री इसी दौरान पर में वो सिर्फ फर्टाइल होती है, जहां की वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अगर इस स्टेज के परे जाते हैं तब उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता इसके बाद समाप्त हो जाती है। रजोनिवृत्ति के बाद उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं, ओवम का डिस्चार्ज नहीं होगा। इस वजह से इन केस ऑफ द फीमेल देयर इज ए लिमिटेड टाइम पीरियड जहां की वह फर्टाइल होती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इसमें एक बात मैं फिर ऐड करूंगा कि बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, जीव विज्ञान अपवादों का विषय है। बहुत बार ये सुनने को आया है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में, भारत के भी तमाम हिस्सों में बहुत ज़्यादा उम्र की महिलाओं ने भी संतान उत्पन्न किया है और सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न किया है। 65 साल 70 साल की अवस्था में भी बहुत सारी महिलाओं के बारे में ये सुना गया है, ये घटनाएं देखी गई हैं कि वो संतान उत्पन्न करती हैं सामान्य प्रक्रिया के द्वारा। तो अपवाद है ये। सामान्य स्टेज जो हमारा ये है मेनार्की का 12 से 13 साल शुरू होती है, और मेनोपॉज जो हो जाएगी, रजोनिवृत्ति जो होगी वो 50 साल की आयु में हो जानी तय है। क्या कह रहा है? हो जाती। इस स्थिति में को मेनोपॉज रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। इसमें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, गौर से ध्यान देना इधर, कि एक सामान्य महिला जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 साल पर शुरू हो गई, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू हो गई? 12 साल में शुरू हो गई, और उसकी रजोनिवृत्ति जो है वो 50 साल पर हो गई। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो रहा जिसमें कि वो
फर्टाइल रहती है, वो प्रजनन करने के में क्षमता रखती है। तो ये टोटल समय हुआ 38 ईयर्स, 38 साल हो गए। अब इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है कि इन दिस टाइम ऑफ द 38 ईयर्स, इस 38 साल की अवस्था में उस महिला ने कितने अंडाणु रिलीज किए हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस 38 साल की अवस्था में, 38 साल की टोटल अवस्था नहीं, 38 साल की रिप्रोडक्टिव स्टेज में उस महिला ने कितने अंडाणु रिलीज किए हैं, या कितनी बार उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया होगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। ओके, तो ये हमारी कहानी थी क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल रजोधर्म के बारे में। अब थोड़ी सी बात इसकी करते हैं कि इसमें क्या स्वच्छता की बात कर रहा, आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता, ये बात हमेशा याद रखना, ये रिप्रोडक्टिव हाइजीन की बात की जा रही है। रिप्रोडक्टिव हाइजीन जो है वो क्या है, इसमें क्या होना चाहिए। देखो, सामान्य तौर पर अभी भी हमें, जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत सारे जगहों पर चला जाए ऊपर, हाँ बस बस है, ये बोर्ड थोड़ा सा बेटा, आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता, चलो यहीं से शुरू कर। स्वच्छता सामान्य तौर पर आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक बड़े ही अजीब तरीके से डील किया जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात को हम बिल्कुल छिपा के रखते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ये एक गलत मानसिकता है हमारे समाज की। और सामान्य तौर पे ये भी सुना गया है कि जिस महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर शुरू हो गया तो उस महिला को 1 हफ्ते तक 7 डेज घर से बाहर निकलना, कोई काम करना मना कर दिया जाता है। ये परंपरागत रूप से बहुत हद तक हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया है, इस पर बदलाव आया है, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल नहाना, धोना, साफ सफाई, बिल्कुल ये सारी चीजें उसकी ध्यान नहीं दी जाती। ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हाइजीन की वजह से होता है। साफ सफाई, स्नान करना और अंतः प्रदेश को साफ रखना ये अति आवश्यक है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करें एवं स्वयं को साफ रखें, हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन, पैड या घर में तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आज तो की तारीख में तमाम तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं सैनिटरी पैड्स के, और इसका प्रयोग बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने भी एटीएम टाइप का बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेज में एटीएम लगाया है गवर्नमेंट ने, कि जहाँ पर कि गर्ल्स पैड अपने लिए सैनिटरी पैड, नैपकिन ले सकती हैं आसानी से, बिना किसी से बात किए। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर के तैयार किए कपड़े को, पैड को बदले, चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वो हाइजीन का मैटर है, साफ रखना जरूरी है। साफ इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेज हैं। कपड़े के पैड को कागज के लिफाफे में या लपेटकर उचित कचरा पात्र में डालें। शौचालय की जल निकासी नली अथवा इधर उधर न फेंकें। सैनिटरी पैड अगर गर्ल्स यूज करती हैं तो उसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए जहां पर वो डिस्पोज करें।
अब आते हैं इस टॉपिक का जो हमारा की पॉइंट है, डायग्राम। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आपको समझना है तो डायग्राम को समझना होगा, और डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो रिटन डिस्क्रिप्शन में अभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं, हमने शुरू में ही कहा था डायग्राम को हम सब लास्ट में देखेंगे। इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, सबसे ऊपर पीयूष हार्मोन स्तर दिखाया जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बदलाव दिखाए जा रहे हैं। एक हमने कहा ना कि 4 इवेंट्स होते हैं, 4 जगह पर बदलाव होते हैं। तो मास्टर पॉइंट ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देख रहे हैं FSH और LH दोनों हार्मोन्स का लेवल लगभग जब 14वां दिन आ रहा है तब ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाए कि सारे पिक्चर में दिखाई पड़े एक साथ। थोड़ा सा और, हाँ, अब हम सारे पॉइंट्स को देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट इवेंट जो है ये नंबर 1 पीयूष हार्मोन स्तर, पिट्यूटरी के हार्मोन का लेवल। दूसरा इवेंट जो है अंडाशय घटनाएं, ये तीसरा स्टेज जो है, तीसरे चेंजेस जो है अंडाशय हार्मोन स्तर, हार्मोन के लेवल में चेंजेस आ रहे हैं। और फोर्थ है गर्भाशय घटनाएं। यानी कि एक बात हम नोट कर लें कि मासिक चक्र के दौरान, आवर्त चक्र के दौरान 4 संरचनाएं हैं जहां पर कि परिवर्तन हो रहे हैं, 4 तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना कौन है? पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल में चेंज हो रहा है। दूसरी घटना है अंडाशय घटनाएं। तीसरी है अंडाशय हार्मोन का स्तर बदल रहा है। और चौथी घटना क्या है? गर्भाशय में घटनाएं घट रही हैं। ये घटनाओं का क्रम हो गया। इधर हम देख रहे हैं इस तरफ यहाँ दिवस लिखा हुआ है, डे। 1 से लेके 28-29 दिन तक होने वाले बदलाव इन चारों स्तरों में। इन चारों स्तरों के बदलाव को मुख्य रूप से 3 में यहां डिवाइड किया है एनसीईआरटी ने हमारे। ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज द ग्राफियन फेज, पुटकीय प्रावस्था, और ये तीसरा है सिक्रीटरी फेज। कहां क्या हो रहा है एक एक करके देखते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन FSH और LH लगभग 13वें दिन तक, यहां से हम देखें नीचे ड्रॉप करते हैं लाइन, तो लगभग 13वां दिन आ रहा है। 13 डेज तक उनका लेवल सामान्य रहता है, और उस सामान्य लेवल जो हार्मोन का है वो अचानक 14वें दिन बढ़ जाता है 14th डेज पर, डे पर। और इस घटना को क्या नाम दिया गया? LH सर्ज। सर्ज, LH सर्ज, इसको याद कर लेंगे। अब LH सर्ज की वजह से ये सारे चेंजेज होंगे। क्या चेंजेज होंगे? अब ओवम में जो फॉलिकल्स है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते होते ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ये है ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, परिपक्व पूटक। इस पूटक में रप्चरिंग हो जाएगी, वो फट जाएगा
और फटने की वजह से क्या हुआ, अंडोत्सर्ग हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया। यहाँ पर ओवम हमारा रिलीज हो गया, रिलीज होके बाहर आ गया। बच क्या गया, इसके ऊपर का ये छिलका वाला पार्ट। अब ये छिलका वाला पार्ट बदल जाएगा वर्धनशील पीतपिंड, पीतपिंड इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम अंग्रेजी में, पीतपिंड में बदल गया। और ये पीतपिंड क्या करेगा, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएगा। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, देखो ये लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाया, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल क्या करता है, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है, जिससे कि गर्भाशय का एंडोमेट्रियम बेबी को कंसीव कर सके, इम्प्लांट करने में सपोर्ट कर सके। तो इस लेवल को मेंटेन करेगा। देखो जब ही ये पीतपिंड डिजेनरेट होना शुरू हो रहा है, ये इंडोमेट्रियम धीरे धीरे ये भी डिजेनरेट होना शुरू हो रहा है। और अगर गर्भधारण हो गया तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन रहेगा, ऊंचा रहेगा, ज़्यादा बना रहेगा। और एक बात बता दें, जो जनरली प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, प्रेगनेंसी किट होते हैं, उसमें जो केमिकल रिएक्शन चेक किया जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को ही चेक किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये तीसरा चेंज हुआ क्या, अंडाशय हार्मोन के स्तर में बदलाव। अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये ग्रेजुअली धीरे 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 एस्ट्रोजन का लेवल गिरता जा रहा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो होती है वो होती है गर्भाशय के अंदर। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो रहा है, ऋतुस्राव हुआ। ऋतुस्राव की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो इंडोमेट्रियम की दीवार है, अंतःस्तर जो है, यहाँ से तुलना करें, यहाँ की तुलना में ये दीवार एकदम पतली सी हो गई है, सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं ये रैप्चर कर जाएंगे और ऊपरी परत यहाँ से हट जाएगा। और यही जो दीवार फटता है, ब्लीडिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है, अब ये ब्लीडिंग लगभग 1 हफ्ते तक चलती है, 5 to 7 डेज यहाँ तक चली। अब इसके बाद क्या उनसी अवस्था शुरू हुई, दूसरी अवस्था पुटकीय प्रावस्था। इस प्रावस्था में अब धीरे धीरे ये जो इंडोमेट्रियम है, ये दीवार मोटी होनी शुरू हो रही है, उस पर प्लास्टर होना शुरू हो गया, उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया। किसने, प्रोजेस्टेरॉन ने, एस्ट्रोजन ने, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे डेवलप। अप्रॉक्सीमेट दिस इज द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, याद रखेंगे 14th डे, जो डे एलेक्स सर्ज का है, एस नहीं लगना चाहिए, चलो, तो जो 14वां दिन है जब एलेक्स सर्ज होता है, एलेक्स सर्ज होगा तो अंडोत्सर्ग हो जाएगा, अंडाणु रिलीज हो जाएंगे, अंडाणु रिलीज हो जाएंगे, तो ये अंडाणु के रिलीज होने का टाइम है। ठीक है, अब अंडाणु रिलीज होके कहाँ आ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। और इस दौरान अगर वो फीमेल इंटरकोर्स करती है, पुरुष के साथ संसर्ग करती है, शारीरिक संसर्ग, और अगर शुक्राणु उसके योनि में प्रवेश करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, तो वो गर्भधारण कर लेंगे। तो इसके लिए देखो 14वें दिन से 21वें दिन से 23वें दिन तक का टाइम, लगभग कितना टाइम हो रहा है, 1 हफ्ते का। 14 + 7 21 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें से लेके 21वें 23वें दिन तक ये जो इंडोमेट्रियम की दीवार है, अंतःस्तर है जो गर्भाशय का, वो बिल्कुल फूल जाता है, वो कंसीविंग के लिए तैयार होता है। तो ऑलमोस्ट एक जनरल इंडिकेशन मैं बता दूं
कि लगभग 10 से लेके 16-17 दिन का समय जो होता है, ये मिड टाइम, ये 14th डे के 3 दिन पहले, लगभग 3-4 दिन, 3-4 डेज, और इसके बाद में भी 3 से 4 दिन, तो लगभग 1 हफ्ते का जो टाइम होता है, 10 से लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के 10वें से लेके 17वें दिन तक का समय सेफ पीरियड कहा जाता है। एक टर्म आता है, आप इसको जान लो, सेफ पीरियड, सुरक्षित अवधि, सुरक्षित अवधि। सामान्य तौर पर अगर किसी भी दंपत्ति को संतान की इच्छा नहीं है तो उनको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान वो संसर्ग न करें, वो दैहिक संसर्ग न करें बिना किसी सुरक्षित उपाय के। ठीक है, तमाम तरह के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, कंडोम की बात करेंगे, कॉपर टी और तमाम केमिकल्स की बात करेंगे, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, गर्भावस्था की प्रक्रिया को रोका जा सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बावजूद भी। तो ये सेफ पीरियड है, माना जाता है 10वें से लेकर 17वें दिन का समय। ये तमाम चेंजेस जो हम ऑब्जर्व किए, अगर सीक्वेंस में ऑब्जर्व करें, 1, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, 2, 3 and 4, तो हमें समझने में आसानी होगी और इन डायग्राम्स को भी बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब शुरुआती दौर होगा तो FSH का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा LH की तुलना में, लेकिन जब ही तीसरा दिन बीतता है LH का लेवल ऊपर चला जाता है FSH की तुलना में, और 14 डे में तो जाके वो सर्च कर ही जाएगा। इसी तरह प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन देखते जा रहे हैं, अंडोत्सर्ग इधर से हुआ, फिर ये ग्राइफियन फॉलिकल बन गया, टीथ पिंड, और ये टीथ पिंड भी धीरे धीरे डिजेनरेट होगा अगर कंसीविंग नहीं हुई। इसी तरह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमको याद रखना है कि लगभग ये 15वें दिन तक 16वें दिन तक सामान्य स्टेज में होता है, नॉर्मल हो रहा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक स्टेज जो 15 डे तक है नॉर्मल है। 15 डे के बाद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 21वें दिन पीक पर चला जाता है, अगर कंसीविंग हो गई तो वो पीक मेंटेन रहेगा। इसी तरह एस्ट्रोजन का लेवल भी शुरू में तो ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, कंसीविंग के बाद ये ज़्यादा होगा, और इसी तरह ये चेंजेस जो हैं इस इंडोमेट्रियम में होते हैं। तो इस तरह से हम वाइंड अप करते हैं आज आवर्त चक्र को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को या मासिक चक्र को। जो भी वीडियो हमारे चैनल के थ्रू सारण गुरु के द्वारा दिए जा रहे हैं वो क्वालिटी वीडियो हैं, देखें और लाभ उठाएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।